वेलकम टू राय स्टडी IQ। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। देखो, हिंदी का जो हमने स्टार्ट किए हैं, हिंदी की कक्षा डेली आपको 8 बजे मिल रही है, लेकिन कल आपको ये वीडियो नहीं मिल पाया था। उसका कारण था कल मैंने सुबह जब वीडियो रिकॉर्ड किया तो उसमें जो मेरी लिखावट थी और आवाज़ थी वो मैच नहीं कर पा रही थी। लेख आगे रहा था और वीडियो पीछे चल रहा था काफ़ी, तो इस वजह से मैंने वो अपलोड नहीं किया था। तो ये आज मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वीडियो। तो देखो, हमने अब तक हिंदी में 3 वीडियो अपने कंप्लीट किए हैं। पहले में किया था हमने भाषा का परिचय, फिर विकास, उसके बाद थर्ड में किया था हमने पूरा पाठ्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि हिंदी यानी भाषा या व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के अंग की बात की थी मैंने, व्याकरण के अंग की बात जो की थी। अंग कितने हमने बताए थे? 3। कौन कौन से 3 अंग थे? कमेंट बॉक्स में बताना अगर देखा है आपने तो। वर्ण, शब्द और वाक्य। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वर्ण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? वर्ण विचार मैंने आपको बताया था क्या पढ़ेंगे? स्वर और व्यंजन। उसके बाद खत्म हो जाएगा, जब स्वर व्यंजन खत्म हो उसके बाद पढ़ेंगे संधि। तो वर्ण विचार होता क्या है? वर्ण विचार में सबसे पहले बात करें तो एक शब्द आया यहाँ पर क्या? वर्ण। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? वर्ण की। वर्ण में जो वर्ण है यह संस्कृत की धातु है। धातु से बना शब्द है। धातु से बना शब्द है जिसका अर्थ होता है, धातु का अर्थ जो होता है वो होता है चुनना या वर्ण करना। क्या? वर्ण करना, चुनना या वर्ण करना। ये किसका अर्थ हो गया? वर्ण का, चुनना या वर्ण करना। उसके बाद अगर बात करें वर्ण होता क्या है? उच्चरित, जो भी उच्चरित अविभाज्य ध्वनि, जिसका विभाजन ना हो सके वो क्या है? अविभाज्य। यानी कि वर्ण क्या है? अविभाज्य ध्वनि है। तो और वर्ण में बात करें तो वर्ण क्या है? वर्ण है ध्वनि का मौखिक रूप। अगर ध्वनि के मौखिक रूप की बात करें, जो मौखिक रूप ध्वनि का मौखिक रूप। वर्ण क्या है? ध्वनि का मौखिक रूप। अब ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज़। जैसे हम कुछ कह रहे हैं तो क्या है? हमारी क्या है? आप तक पहुंच रही है आवाज़। तो मेरे मुंह से क्या निकल रही है? ध्वनि। अब जो ध्वनि का मौखिक रूप है ये क्या है? ध्वनि का जो मौखिक रूप है वो क्या है? सबसे छोटा या सबसे छोटी इकाई। किसकी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि का मौखिक रूप क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। उसके बाद करें, अब देखो इसमें पॉइंट से यहीं से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बता रहा हूँ मैं। भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग या इकाई। कैसा? मौखिक। तो क्या होगा? ध्वनि। अगर बात करें कि भाषा का लिखित, कैसा? भाषा का लिखित सबसे छोटा अंग या इकाई क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण। अब मेरे मुंह से अगर कोई ध्वनि निकल रही, जैसे कै की ध्वनि निकली, उसे मैंने किसके माध्यम से? प्रतीकों। ये क्या है? प्रतीक ही, एक प्रकार का प्रतीक ही तो है। काम में अगर व्यक्त कर रहे हैं किसी ध्वनि को तो क्या है? प्रतीकों, चिन्हों के माध्यम से, जिसे चिन्हों के माध्यम से जिसे व्यक्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? वर्ण। अब बात करें किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अगर अर्थ के आधार पूछे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? छोटी इकाई क्या होगी? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी हमारी क्या? शब्द। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। जिसका अर्थ निकल सकता है उसका सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। अगर आगे और क्वेश्चन बनता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई या अंग, कुछ भी दोनों में से कोई भी मिल सकता है, इकाई या
अंग क्या होगा, वो होगा क्या, वाक्य। वाक्य। अब ये को वाक्य तो बड़ा होता है, लेकिन किसके, भावार्थ के आधार पर बात करें तो अब देखो पढ़ा क्या था मैंने, वर्ण। वर्ण स्टार्ट किया था वर्ण से, देखो वृद्ध धातु से, अर्थ होता है चुनना या वर्ण कहना। उच्चरित अविभाज्य ध्वनि होती है, ध्वनि का मौखिक रूप। अब ध्वनि का मौखिक रूप क्या है, ध्वनि का मौखिक रूप। अब सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। ध्वनि का अर्थ क्या होता है, आवाज़। भाषा का मौखिक सबसे छोटा अंग, मौखिक जब तक बोल रहे हैं तब तक क्या है, ध्वनि। जब लिख देंगे तब क्या हो जाएगा, वर्ण। और किसके माध्यम से, प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से। अब अगर बात करें किसके, वर्ण की परिभाषा की, वर्ण की अगर परिभाषा की बात करें कि वर्ण की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, वो हमारी बनेगी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी इकाई, ध्वनि के लिखित रूप, किसके लिखित, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये हुई क्या, वर्ण की परिभाषा। अब देखो वर्ण हमने पढ़ लिया। अब क्या है, वर्ण विचार। अगर बात करें वर्ण विचार क्या होता है, अब वर्ण विचार में लिखते हैं वर्णों का शुद्ध लेखन उच्चारण या प्रयोग वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार क्या होता है, वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण या प्रयोग क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। देखो हो सकता है राइटिंग आपको थोड़ी समझ में ना आए, जो बोल रहा हूँ, जो विचार लिखा है क्या है, विचार। ये किसकी बात होगी, वर्ण और वर्ण विचार की। आपने क्या बताया था कि वर्ण हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण हमारे होते हैं कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। वर्ण के प्रकार वर्ण के प्रकार कितने हो गए, वर्ण के प्रकार हो गए 2। एक क्या, स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण के प्रकार। अब बात करते हैं स्वर की। देखो अब तक हमने देखा है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। दूसरा है हमारा व्यंजन। ये खाने वाला व्यंजन नहीं है, नहीं आप स्वाद ले रहे हो कि बहुत बड़ा व्यंजन बन रहा है, नहीं। ये कौन है, स्वर और व्यंजन। अब देखो इसमें क्या है, स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र कैसे होते हैं, स्वतंत्र हैं। ये क्या है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। अब देखो व्यंजन पढ़ने के बाद पहले स्टार्ट करते हैं स्वर। स्वर वे वर्ण हैं, वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र, कैसे, स्वतंत्र बोले जाते हैं, स्वतंत्र बोले जाते हैं। अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। जिनका उच्चारण कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। जिनके और अगर डेफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं, जिनके उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, क्या कहलाएंगे, स्वर कहलाएंगे। अब अगर बात करें क्या, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या है 11। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कौन कौन से हैं, आ ई उ ए आई ओ औ। कितने हो गए, 11।
ओ और ओ कितने हुए 11। अगर बात करें मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? वो है 13। अब 11 यहाँ पर तो कौन से दो बढ़ जाते हैं? वो बढ़ जाते हैं हमारे बड़ी, ऋषि और ऋरी। इसका प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत में। अब संस्कृत में क्या बोलते हैं इसे? त्रयोदश। 13 क्या बोलते हैं? त्रयोदश संस्कृत में। अब देखो मूल भाषा में अगर बात करें, मूल भाषा में जो स्वर हैं इन्हें क्या कहा जाता है? अच। अगर किसी ने संस्कृत पढ़ी तो पढ़ा होगा महेश्वर सूत्र, उसी से जब स्वर बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अच। अब एक स्वर हो गए तो सभी ने वर्णमाला पढ़ी है, सभी को पता है कि अंग और आव भी होते हैं। तो अब कोई सोच रहा होगा वो कहाँ गए? उसे क्या कहते हैं? अयोग वहा। अयोग वहा में अगर बात करें, अयोग वहा कौन कौन से हैं? अंग और आह। देखो अंग का प्रयोग है, ये होता है अनुस्वार के रूप में, अनुस्वार। इसका प्रयोग विसर्ग के रूप में। अयोग वाका का संधि विच्छेद करें, आ प्लस योग प्लस वहा। आ मीन्स नहीं, योग मीन्स किसी के साथ, और वहा मीन्स होता है वहन करना। वहा मीन्स होता है वहन करना। योग मीन्स किसी के साथ, आ मीन्स होता है ना। अब देखो ऐसे वर्ण जो स्वर और व्यंजनों के साथ ना रहते हुए भी अपने कार्य का वहन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अयोग वहा कहलाते हैं। अब बात करते हैं किसकी? स्वरों के वर्गीकरण की। स्वरों का वर्गीकरण की अगर बात करें तो स्वर हमने बताए हैं कितने हैं? हमने नहीं बताए हैं ही, मेरे कहने से नहीं हो गए। कितने थे? 11। हिंदी में अगर मूल स्वर की बात करें कितने हैं? 13। मूल स्वर कितने हैं? 13। और वैसे कितने हैं? हिंदी में कितने हैं? 11। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे? मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर तो सबसे पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर, फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। देखो अगर ह्रस्व का बताएं तो ह्रस्व और क्या कह सकते हैं? लघु स्वर, छोटा स्वर, और अखंडित छोटा, अखंडित स्वर और मूल स्वर। ये क्या हो गए? ह्रस्व। लघु स्वर कह सकते हैं, छोटा स्वर कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? अखंडित और मूल स्वर। अब बात करें किसकी? दीर्घ स्वर की। अब देखो ह्रस्व का बिलोंग होता है दीर्घ, लघु का क्या होता है? गुरु, छोटा का बड़ा, अखंडित का हो जाएगा क्या? खंडित, और मूल का इसे और क्या कहते हैं? संधि स्वर। जो दो स्वरों के मिलने से बनता है वो क्या है? संधि स्वर। अब देखो मात्रा की अगर बात की है जिसमें एक मात्रा का समय लगे, किसका? एक मात्रा का समय किसमें? उच्चारण में। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वो क्या है? एक मात्रिक। इसे और क्या कहेंगे? एक मात्रिक ह्रस्व या एक मात्रिक, और इसे क्या कहेंगे? द्विमात्रिक। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? दो मात्राओं का समय लगे किसमें? उच्चारण में, तो वो क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। अब अगर बात करें किसकी? प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर में क्या है? जिनके उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक का समय लगे, जिनके
उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक का समय लगे क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर कहलाएंगे। अब इसकी एक और डेफिनेशन अगर बताएं तो इसकी एक और डेफिनेशन लिखी पड़ी है, किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित किए जाने से प्लुत स्वर का निर्माण होता है। अब देखो, प्लुत स्वर का निर्माण होता है। अगर हम किसी भी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित करते रहेंगे तो वो किसका रूप ले लेगा? प्लुत स्वर का रूप ले लेगा। जैसे आप हो और आपके क्या हैं? भैया हैं, आपके भैया हैं। अगर भैया आपके पास में हैं तो आप केवल कहोगे क्या? भैया। अगर दूर हैं तो आप क्या कहोगे? भैया। एक बार क्या कहते हैं देखना, भैया। लास्ट में किसकी मात्रा है? या की। तो इसका रिपीट कैसे करते हैं? भैया। ठीक। अगर जैसे मम्मी है, मम्मी अगर कुछ काम कर रही होती, अगर नहीं सुन पाती हैं तो पहले तो बुलाती हैं कैसे? मम्मी। एक दो बार कहा, उसके बाद जब मम्मी ने नहीं सुना तो क्या कहा? मम्मी। आगे अब स्वर का क्या करती है? लंबे समय तक ई है जो बड़ी है उसका लंबे समय तक उच्चारण किया तो वो किस में हो गया? प्लुत स्वर में उच्चारित हो गया। अब देखो, जो स्वर हैं प्लुत स्वर में केवल टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और प्लुत स्वर में 8 स्वर ही प्रयोग होते हैं। कितने? 8 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अब 3 का क्यों नहीं किया जाता है? अगर ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया। क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा जितना पढ़ाया है इसमें से पूरा फंस जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी? दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। इन्हीं क्या कहते हैं? मूल स्वर। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और रे। ठीक है। अब अगर बात करें दीर्घ स्वर की तो दीर्घ स्वर कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। अब देखो, अब जो दीर्घ स्वर हैं इनको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक है सजाती स्वर और एक विजाती स्वर। सजाती और विजाती स्वर। सजाती स्वर वे हैं जो समान स्वरों के मेल से बनते हैं। कैसे कहलाते हैं? सजाती स्वर कहलाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? असमान स्वरों के मेल से बनते हैं। असमान स्वरों के मेल से बनते हैं क्या कहलाते हैं? विजाती स्वर कहलाते हैं या विषम जाति स्वर कहलाते हैं। अब देखो, सजाती स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, आ, उ, ए, आ, ई और ओ। ये कैसे बना है? छोटा आ प्लस छोटा, छोटी ई प्लस छोटी ई, उ प्लस उ, छोटा उ प्लस छोटा उ। अगर बात करें किसकी? टोटल देखो, स्वरों की संख्या कितनी बताई? 11। अगर मूल स्वर कितने हो गए? 4। तो सजाती स्वर कितने हैं? 3। तो विषम जाति स्वर या विजाती स्वर कितने हो जाएंगे? कितने? 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ। अब ये कैसे बनते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि ए का निर्माण कैसे हुआ है, आई का निर्माण, और ओ और औ का निर्माण। तो आई, आ, ई, आई, विचार करो, आई, आ प्लस ई क्या कहलाया? आई, आ प्लस आ जमा, प्लस को हिंदी में क्या कहते हैं? जमा, आ प्लस ए, ओ, औ,
आ प्लस ऊ, आओ आओ। जैसे क्या कर पढ़ते हैं, आओ रथ, आ और आओ रथ। तो ये हमारा क्या हो गया, विजातीय स्वर। तो ये था हमारा स्वरों का वर्गीकरण। इसमें हमने पढ़ा है स्वरों के वर्गीकरण में अभी पढ़ा है मात्रा के आधार पर। अब नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कराएंगे स्वर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद स्वर कंप्लीट करा के और फिर उसके बाद व्यंजन कराने हैं। तो ये हमारा पाठ्यक्रम ऐसे ही चलता रहे जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाएगा। डेली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्लास ना मिले, उसका कारण एक ही रहेगा क्योंकि गर्मी है ज़्यादा। तो मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, सुबह में रिकॉर्ड कर लेता हूँ और रिकॉर्ड करके ऑफलाइन बैच पढ़ाने चला जाता हूँ। ऑफलाइन जाने के बाद वापस आने के बाद क्या करता हूँ, एडिटिंग। एडिट करने के बाद जब मैंने कल देखा वीडियो वो सही नहीं रिकॉर्ड था, तो मैंने फिर, एक तो दिन में इतनी भयंकर गर्मी रहती है, अगर पंखा ना चलाओ तो रह नहीं सकते। टेम्परेचर 45-46 इससे नीचे रहता नहीं है। अब सुबह सुबह ये है कि नहीं चलाओगे तभी ज़्यादा पसीना नहीं आता, इसलिए सुबह बना लेते हैं वीडियो, शाम को अपलोड कर देते हैं। तो ये था हमारा देखो आज का सेशन। ये अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज़, अगर थोड़ा भी बहुत समझ में आ रहा है तो कमेंट में अपना रिएक्शन दे सकते हैं कि मैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई कमी है वो भी आप बता सकते हैं। तो आज के सेशन में केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।